नमस्कार। आज के विषय में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको कृषि को प्रभावित करने वाले सामाजिक आर्थिक कारकों के बारे में बताने जा रही हूँ। इससे पूर्व हमने कृषि को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों के बारे में अध्ययन किया था, तो आज हम कृषि को प्रभावित करने वाले सामाजिक आर्थिक कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम इसका भाग प्रथम अध्ययन करेंगे। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी और आधारभूत कारक भी कृषि भूमि उपयोग, फसली प्रारूपों और कृषि प्रक्रियाओं पर अपनी छाप छोड़ते हैं। तो कृषि को जो प्रभावित करने वाले कारक है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी कारक सभी मिलजुल कर कृषि को प्रभावित करते हैं। इन कारकों में भू लगान संबंधी और भू स्वामित्व के नियम व व्यवस्था, खेतों का आकार, श्रम उपलब्धि, पूंजी, धर्म व रीति रिवाज, तकनीकी विकास के स्तर, मंडियों तक आने जाने की सुविधा एवं निकटता, सिंचाई सुविधाएं, कृषि विस्तार तथा सेवाएं, अनुसंधान व कृषि में नए नए प्रयोग, कृषि जिन्सों के मूल्य निर्धारण की सरकारी नीति, योजना, कृषि हेतु वित्तीय सहायता व अनुदान, कृषि विकास हेतु प्रेरणा प्रदान करने वाली क्रियाएं और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का कृषि कार्यों पर गहन प्रभाव पड़ते देखा गया। अर्थात बहुत से कारक जो हैं वो कृषि को प्रभावित करते हैं। यहाँ अब हम देख रहे हैं कृषि को प्रभावित करने वाले सामाजिक आर्थिक कारक की कृषि को प्रभावित करने वाले सामाजिक आर्थिक कारक कौन कौन से हैं। नंबर 1 है कृषि भूमि धारण पट्टेदारी। नंबर 2 खेतों का आकार व जोत विखंडन। नंबर 3 चकबंदी और परिचालन कार्यक्षमता। नंबर 4 श्रम। नंबर 5 पूंजी। नंबर 6 मशीनीकरण और उपकरण। नंबर 7 आवागमन सुविधाएं। नंबर 8 विपणन सुविधाएं। नंबर 9 सरकारी नीतियां और नंबर 10 धर्म। तो ये जो 10 कारक हैं वो कृषि को मूल रूप से प्रभावित करने वाले सामाजिक आर्थिक कारकों में शामिल है। अब हम एक एक को अलग अलग से अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये जो विषय है बहुत ही विस्तृत है, इसलिए सभी कारकों को एक वीडियो में अध्ययन करना संभव नहीं है, इसलिए हम इसको विभिन्न भाग में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कृषि भूमि और धारण पट्टेदारी, यानी कृषि धारण की रीति नीति कृषि क्रियाओं व उसके प्रकारों पर प्रभाव करती है। वह अनेक रूपों में फसल प्रारूपों को निर्धारित करती है। यानी क्या होता है कि पट्टेदारी कृषि पर किसकी है। अगर किसान की स्वयं की भूमि होती है तो वो क्या करता है, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगा सकता है, उसमें डेवलपमेंट कर सकता है। यदि उसकी खुद की नहीं है भू धारण क्षमता या स्वामित्व उसका खुद का नहीं है, तो वो किसी भी प्रकार का इम्प्रूवमेंट या किसी भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट या किसी भी प्रकार का खर्चा उसमें नहीं करना चाहता है। कृषि भूमि पर किसान व भूमि को जोतने वाला अपने अधिकारों व भूमि पर अपने कब्जे की अवधि को सदैव ध्यान में रखकर ही कृषि क्रियाओं की योजना बनाता है। यानी उसके पास में कब्जा कितने दिन का है, अधिकार उसके पास कितने दिन का है, उसी के आधार पर वो उसमें कृषि क्रियाओं को संपन्न करता है। अपने खेतों का समस्त प्रबंध वह भू धारण व स्वामित्व के अनुसार ही करता है। आदिवासियों जनजातियों में स्थानांतरित कृषि की प्रथा के अधीन भूमि पर समाज का अधिकार होता है। तो जो स्थानांतरित कृषि होती है उसमें क्या होता है कि भूमि पर समाज का अधिकार होता है, और उसमें क्या होता है, एक स्थान के वनों को जलाकर उस पर सफाई कर उस भूमि पर खेती की जाती है, और व्यक्ति को एक विशेष अवधि के लिए अन्य सदस्यों के साथ फसल उत्पादन की अनुमति दी जाती है। तो जो स्थानांतरित कृषि होती है उसमें व्यक्ति को अन्य सदस्य यानी समाज में जितने भी लोग हैं उनके साथ में कृषि उत्पादन की अनुमति दी जाती है। परंतु स्थायी रूप से एक ही स्थान पर भूमि को जोतने वाले कृषकों का भूमि पर निजी अधिकार होता है तथा व्यक्तिगत मालिकाना हक होता है। यानी क्या होता है कि जो स्थानांतरित कृषि करते हैं उसमें तो समाज का अधिकार होता है, लेकिन यदि एक ही स्थान पर कोई कृषक स्थायी रूप से खेती कर रहा है तो उसका उस पर भूमि पर निजी हक होता है, और वो उसके अकॉर्डिंग उसमें खर्चा कर सकता है, उसमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर सकता है और तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट वो उसमें काम ले सकता है।
यदि किसान का भूमि पर पूर्ण स्वामित्व है तब वह वहां ट्यूबवेल, नलकूप स्थापित करवाने, सिंचाई के लिए पक्की नालियां, खेतों की बाड़ आदि बनाने में व्यय करने में संकोच नहीं करता है। तो ये अभी मैंने आपको ये पहली बात बताई कि यदि उसका स्वयं का स्वामित्व है तो वो बहुत सारी तकनीक को अपने खेत में काम में ले सकता है, जिसमें कि ट्यूबवेल, नलकूप, सिंचाई के लिए पक्की नालियां, खेतों की बाढ़ आदि ऐसे व्यय वो आराम से कर सकता है, क्योंकि उसको स्वयं को ये फील होता है कि ये मेरी ही खुद की ज़मीन है और मैं ही इसका मालिक हूँ। परंतु वह यदि भूमि का स्वयं का मालिक नहीं है और मात्र काश्तकार है अथवा भागीदार है, तब ऐसी स्थिति में वह भूमि पर अधिक अवधि के विकास कार्यों में पूंजी निवेश नहीं करेगा। तो यदि मान लीजिए अगर वो सिर्फ काश्तकार है या उसको कुछ टाइम के लिए वो भूमि दी गई है, तो उसको ये फील होता है कि मेरा जो अधिकार है इस ज़मीन पर नहीं है, इसलिए वो उसमें पूंजी निवेश जो है वो बहुत ही कम करता है। भूमि कितनी अवधि तक खेती के अधीन रहेगी, इस पर फसलों के प्रारूप व फार्म का प्रबंधन आदि कार्य निर्भर करता है। यानी कितनी अवधि तक खेती की जाती है, यानी पूरे साल खेती की जाती है या 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, किस तरह से खेती की जाती है, उस पर भी फार्म का प्रबंधन निर्भर करता है। किसान जिसे भूमि पट्टे पर अधिक समय के लिए सौंपी जाती थी, खेतों में जल प्रवाहित करने संबंधी निजी सुधार करने, सिंचाई नालियां निर्माण करने, बाड़ लगाने और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने हेतु स्थायी प्रबंधन करने में उत्साहित देखा गया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यदि किसान की स्वयं की भूमि है, उस पर भूमि का अधिकार उसका खुद का है, तो वो बहुत सारे खर्चे वो वहन कर सकता है और वो करना भी चाहता है। और यदि वो सिर्फ काश्तकार है या कुछ टाइम के लिए उसने ज़मीन उधार ली है, तो वो ये सब खर्चे करने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। अब हम दूसरा कारक बात कर रहे हैं, खेतों का आकार व जोत विखंडन। यहाँ हम देख रहे हैं खेतों का आकार और जोत विखंडन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। खेतों का आकार और जोत विखंडन क्रिया भी कृषि व फसल प्रारूप और प्रति इकाई उपज मात्रा को उतना ही प्रभावित करते हैं जितना कि भू स्वामित्व और भूमि धारण की व्यवस्था। यानी भू स्वामित्व और भूमि धारण की व्यवस्था जिस लेवल तक प्रभावित करती है, उस लेवल तक ही खेतों का आकार और जोत का विखंडन भी प्रभावित करता है। घनी आबादी वाले विकासशील देशों में खेतों की जोत का आकार प्राय बहुत छोटा होता है। यानी विकासशील देशों में क्या होती है, पितृसत्तात्मक समाज होता है, तो एक पिता के मर जाने के बाद में उसकी संपत्ति जो होती है, यदि उसके 4 पुत्र हैं तो उसमें चारों में डिवाइड कर दी जाती है। तो इसी तरह से जो कृषि भूमि होती है उसको भी 4 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। इस तरह से लगातार इस उत्तराधिकार नियम के तहत या पितृसत्तात्मक समाज के कारण जो जोतों का आकार है वो छोटा होता जाता है। किसान द्वारा उठाए गए जोखिम की मात्रा खेतों व जोत के आकार पर निर्भर है। यदि किसान क्या होगा, खेत का आकार बड़ा है तो वो जोखिम भी उठा सकता है, वो कुछ इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकता है। लेकिन यदि खेत जो है वो बहुत ही छोटे आकार में है तो उस पर जोखिम लेना या किसी तरह की तकनीक को लगाना किसान के लिए संभव नहीं होता है। फार्म का आकार जितना अधिक बड़ा होता है, काश्तकार की जोखिम वहन करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। यानी खेत का आकार जितना बड़ा होगा, काश्तकार या जो भी मालिक है वो किसी भी जोखिम को वहन करने की उसकी क्षमता अधिक होती है। खेतों में यदि जोत का आकार छोटा है, काश्तकार उसमें फसल उत्पादन के सीमित और सामग्री काम में लेता है और जोखिम भी कम वहन करता है। तो यदि जोत का आकार छोटा होगा तो काश्तकार जो है सीमित सामग्री में काम करेगा और जोखिम भी वो कम लेगा। जोत आकार का सीधा संबंध प्रयोग में लाई गई कृषि तकनीक और कृषि विशिष्टीकरण से है। यानी जोत यदि छोटी है, यानी खेत छोटा है, तो किसी प्रकार का विशिष्टीकरण और तकनीकी उपकरणों को काम में नहीं लिया जा सकता। और इसके विपरीत यदि खेत बड़ा है तो जो कृषि विशिष्टीकरण और कृषि तकनीक उपकरणों को काम में लिया जा सकता है। आकार के अनुसार ही काश्तकार अपने खेतों में प्रयोग करने के उपकरण सामग्री जैसे ट्रैक्टर,
हार्वेस्ट, थ्रेशर आदि का चयन करता है। यही नहीं, कृषि का विस्तार और फसलों का विशेष चयन, विशिष्ट विधि, श्रम मात्रा आदि महत्वपूर्ण निर्णय जोत के आकार के आधार पर ही होते हैं। यानी जितने भी निर्णय खेत से संबंधित या कृषि से संबंधित लिए जाते हैं, यदि जोत का आकार बड़ा है तो आसानी से उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, नई तकनीक उसमें कृषि विशिष्टीकरण उसका किया जा सकता है, और यदि जोत का आकार छोटा है तो ऐसा करना मुश्किल है। भारत में जोत का औसत आकार बहुत छोटा है। यहाँ लगभग 70% जोत 1.5 हेक्टेयर से भी छोटे, यानी 70% जो खेती कार्य कर रहे हैं किसान, उनके जो खेत हैं वो 1.5 हेक्टेयर से भी छोटे हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में उत्तराधिकार नियम के फलस्वरूप खेतों का विभाजन व जोत का विखंडन होता जा रहा है। तो उत्तराधिकार नियम में क्या होता है कि एक पिता की संपत्ति को उसके पुत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। इस प्रकार से जो खेतों का आकार है वो भारत में लगातार छोटा होता जा रहा है। इसी के साथ हमारा ये प्रथम भाग यहीं पर समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद।